हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर डी लैब। आज का वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। ये वीडियो मैं ऑलरेडी इंग्लिश में बना चुका हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश आसान लगती हो वो इंग्लिश में जा कर के पढ़ सकते हैं, और जिनको हिंदी समझ में आती हो वो हिंदी या आज के वीडियो में मेरे साथ बने रह सकते हैं। आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, वो सारे के सारे टॉपिक्स, वो सारी की सारी बातें हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं देखता हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे व्यूज़ आते रहते हैं, बट वो ट्रांसलेट नहीं हो पाते आपके सब्सक्राइबर्स के अंदर। तो मेरी एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि चैनल का कंटेंट आपको तुरंत मिल सके जैसे ही अपलोड हो, और उसके साथ साथ हमें भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर करने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब पहले बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक ब्रीफ एक रिव्यू आपको देने के लिए कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है कि जब लाइट वेव पड़ रही है या लाइट जब मिट आउट हो रही है तो मैटर का उसके साथ क्या इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि मैटर एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, ट्रांसमिशन शो कर रहा है, एमिटेंस शो करता है, क्या शो कर रहा है, बेसिकली किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है मैटर जब इंटरैक्ट कर रहा है लाइट के साथ। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सारी तरीके की होती है, जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, और जैसे आपकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर एग्जांपल होगी। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम आज बात करेंगे। कई डेफिनेशंस, कई सारी बुक्स में डेफिनेशन ये भी है कि हम लाइट की जब स्प्लिटिंग होती है, लाइट जब स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है लाइट से, तो उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के फॉर्म में पढ़ते हैं। अब आप देखिए, अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन को देखें, अगर आप एक नॉर्मल लाइट को प्रिज्म के ज़रिए पास करेंगे तो प्रिज्म उसको 7 कलर्स के अंदर बांट देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। अब वाइट लाइट आप देख पा रहे हो 7 अलग अलग कलर्स में बढ़ जाती है, इसी को हम स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट बोलते हैं। अपना डिस्कशन आज यहीं से शुरू करते हैं। अब अपनी स्क्रीन के ऊपर अब देख सकते होंगे कि यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड के ऊपर एक डायग्राम, एक फोटोग्राफ लगा रखी है। इसमें यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है जो कि हर्ट्ज़ में है, और यहाँ पे 10 टू द पावर 25 से शुरू हो रही है और धीमे धीमे नीचे जा रही है, कम हो रही है, 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 10, सो ऑन एंड सो फोर्थ, नीचे कम होती चली जा रही है। वहीं पे आप इसके राइट हैंड साइड पे देखिए तो आपको वेवलेंथ देखने को मिलेगी। वेवलेंथ क्या हो रही है? ऊपर 10 टू द पावर -15 है, यहाँ पे 10 टू द पावर -10 है, 10 टू द पावर -5 है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती चली जा रही है। तो कुल मिलाकर के आप एक बात कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो लेफ्ट हैंड साइड पे दी हुई है और वेवलेंथ जो राइट हैंड साइड पे दी हुई है, बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ कम होती जाएगी, और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके की बात आपको पता भी होगी, और मैं आपको एक बार रिवाइज भी करवा दिया। अब अगर ये बात पता है तो हम अपना डिस्कशन यहाँ से शुरू करना चाहते हैं। एक तो आपने पढ़ भी रखा होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 15 अगर दी हुई है, और ये लाइट जो जा रही है, ये देख रहे हैं आप, टूट जाती है। ये जो विजिबल लाइट है, ये विजिबल लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाती है। वाइट लाइट जो है वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाती है। तो आप देख सकते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं किसके? जो आपकी वाइट लाइट है, या जिसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम जो होता है वो इस वेवलेंथ के आसपास होता है। आप देख सकते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर से, और ये 1 के बीच में कहीं जाकर के ये होता है। ठीक, तो एक्चुअली अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है, या विजिबल लाइट की जो स्पेक्ट्रम होता है, वो 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि सर आप विजिबल लाइट के बारे में यहाँ पे क्यों बता रहे हो, जबकि हमारा डिस्कशन का टॉपिक इंफ्रारेड है।
एक्चुअली विजिबल लाइट से ही कनेक्ट करके हम इंफ्रारेड रेडिएशंस के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये जो विजिबल लाइट है इसके अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं और इसके जस्ट नीचे की तरफ ये इंफ्रारेड रेज हैं। तो मतलब अगर हम इस तरीके से कंसिडर करें कि ये मेरा अगर विजिबल रीजन है, विजिबल लाइट है, तो इसके ऊपर जो है वो यूवी है और इसके नीचे जो है वो इंफ्रारेड है। तो इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश की कि विजिबल बीच में, ऊपर यूवी नीचे आईआर। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लीजिए, यूवी लाइट का जो एनर्जी होता है या जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा विजिबल लाइट से अधिक होती है। ठीक, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों को आप एक ही तरीके का समझ सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए मैं यहाँ पे एक बार एक चीज़ लिख करके भी आपको दिखा देता हूँ, या मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। देखिए, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा। अगर E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, सी यहाँ पे क्या है, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, ये लैम्डा जो है वो वेरी करेगा। ठीक, दैट मीन्स एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी लैम्डा उतना कम होगा, या लैम्डा जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी ही कम होगी। दूसरी बात, अब E इज इक्वल्स टू एच न्यू फॉर्मूला भी आपने सुना हुआ होगा, देखते हैं। E इज इक्वल्स टू एच न्यू फॉर्मूला भी सुना होगा, जहाँ पे न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होता है। ठीक है, अब ये न्यू क्या चीज़ होती है, ये कुछ नहीं है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी ही तो है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी ही तो है। दैट मीन्स कि एनर्जी जो है, एनर्जी की बात करूँ मैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू या फिर फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी एनर्जी कम होती जाएगी, और उसका उल्टा है वेवलेंथ के साथ, एनर्जी बढ़ेगी वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ेगी एनर्जी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ पे विजिबल लाइट बीच में दिखा रहा था आपको, ऊपर अल्ट्रावायलेट है। अब आप देख सकते हैं अल्ट्रावायलेट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपकी विजिबल लाइट के, और वहीं अगर मैं कंपेयर करूँ इंफ्रारेड का, तो इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। किससे, विजिबल लाइट से। अब अगर उसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी कम हो गई, लेकिन वेवलेंथ क्या हो गई, वेवलेंथ अधिक हो गई, वेवलेंथ ज़्यादा हो गई। तो हम यही चीज़ देख सकते हैं कि इंफ्रारेड की वेवलेंथ यहाँ पे आप देख सकते हो विजिबल लाइट से ज़्यादा है, बट फ्रीक्वेंसी में वो कम है। तो इतना एक आइडिया लग गया होगा। तो अब वापस आते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होती है, जैसे कि मैंने अभी विजिबल लाइट के लिए बताया, तो विजिबल लाइट के लिए रेंज क्या है, 400 टू 700 नैनोमीटर। लेकिन मैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक के बीच में होता है। ठीक, तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक के बीच में आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब ये जितनी भी लाइट्स हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर ही आएंगी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपका इंफ्रारेड रीजन यहाँ पे आपका पाया जा रहा है। ठीक, अब आप देख सकते हो ये इंफ्रारेड रीजन है, ये इंफ्रारेड रेज है। अब इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन को भी आसानी से समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट में अलग अलग बांट सकते हैं। इंफ्रारेड रीजन को हम आसानी से समझने के लिए इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हो गए, एक तो नियर इंफ्रारेड हो गया, नियर आईआर, एक हो गया मिड आईआर, और एक हो गया फार आईआर। तो नियर आईआर का मतलब क्या हो गया, मिड आईआर का मतलब क्या हो गया, और फार आईआर का मतलब क्या हो गया। देखिए यहाँ पे हम विजिबल रीजन के कंपेरेटिव या विजिबल रीजन के कंपैरिजन में इसको नियर या फार कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए इंफ्रारेड का वो पोर्शन, अब इंफ्रारेड अच्छा खासा यहाँ से यहाँ तक रेंज कर रहा है, आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का रेंज है इंफ्रारेड का। अब इंफ्रारेड का वो रीजन जो कि आपके विजिबल के नजदीक होगा उसको बोलेंगे नियर आईआर। अब इंफ्रारेड का रीजन जो विजिबल के नजदीक होगा वो यहाँ कहीं होगा, तो इस वाले रीजन को आप क्या कहोगे, नियर इंफ्रारेड या नियर आईआर। इसके बाद वाला जो ये तो नियर आईआर हो गया, इसके बाद वाला जो यहाँ पे पोर्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, मिड आईआर, और जो सबसे दूर होगा उसको मैं क्या कहूँगा, फार आईआर। ठीक है, तो नियर विजिबल, मिड आईआर, और उसके बाद नियर आईआर,
मिड IR और उसके बाद फार IR। याद रखिएगा ये जो नियर और फार का जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ प्योरली बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ विजिबल रीजन। अब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? अभी तक मैंने आपको बस नाम बोला था कि E जो है E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है फ्रीक्वेंसी के। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी को अगर आप डिफाइन करिए तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट पास अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हो गया? इसको अगर समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से कितनी वेवलेंथ ऊपर नीचे होते हुए क्रॉस कर रही है, ये ऐसे ऐसे, कितनी वेवलेंथ एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस कर रही है पर यूनिट टाइम, उसी को मैं फ्रीक्वेंसी कह देता हूँ। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि एक पेंडुलम आपने देखा होगा, अगर ये पॉइंट है, पेंडुलम इससे क्रॉस कर रहा है यूं 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 यूं। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से वो 1 सेकेंड में 5 बार क्रॉस कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5 हो गई। बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट पास अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट, a molecule absorbs only the selected frequency of the infrared radiations। अब ऐसा नहीं है, देखिए कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो सभी इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, जितनी भी इंफ्रारेड रेडिएशंस है। अब आपको पता है ना इंफ्रारेड रेडिएशंस का एक रेंज था। अब कोई भी मॉलिक्यूल सारी की सारी इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो, ऐसा नहीं होता। कोई भी मॉलिक्यूल किसी एक सेलेक्टेड या किसी एक पर्टिकुलर टाइप की ही इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाने में सक्षम होगा। ठीक, अब जब भी कोई पार्टिकल, कोई एटम, जब भी वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो हमेशा उसकी एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है। उसकी एनर्जी में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। अब ये कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अब बहुत सारे, एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब एक स्कूल में एक क्लास है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिंदी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। अब उन सभी स्टूडेंट्स को एक ही टीचर्स मिलकर के पढ़ा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही ग्रुप ऑफ टीचर्स हैं। सभी स्टूडेंट्स को एक ही टीचर हिंदी पढ़ा रहा होगा, कोई और टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, कोई और टीचर मैथ्स पढ़ा रहा होगा, लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो इसी कुछ एनालॉजी को यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि हर मॉलिक्यूल ज़रूरी नहीं है कि वो सारी इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे, ऐसा नहीं होता है। वो किसी एक इंफ्रारेड रेडिएशन को ही पर्टिकुलरली एब्जॉर्ब कर पा रहा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर होगी, वेवलेंथ पर्टिकुलर होगी, उसी को एब्जॉर्ब कर पाने में सक्षम होगा। ठीक, अब जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ही आप किसी से कुछ लेंगे, तो आप जैसे किसी से आपने कुछ पैसे लिए तो आपके पास पैसे इंक्रीज हो जाने चाहिए। तो सेम वे में यहाँ पे होगा, इट विल लीड टू द चेंज इन द एनर्जी। और ये चेंज 8 to 40 किलो जूल पर मोल के अराउंड ये चेंज नापा जाता है। जब भी कोई एटम किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये पर मोल में है, याद रखिएगा, तो देखा जाता है कि वहाँ पे जो एनर्जी का चेंज जो डॉक्यूमेंट होता है वो 8 to 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो ज़्यादातर केसेस में आपने देखा होगा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने देखा होगा कि जब भी एटम के ऊपर कोई वेवलेंथ पड़ती है तो यूवी लाइट्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो झट से ट्रांजिशन शो करता है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है इलेक्ट्रॉन तुरंत। आपने देखा होगा ये बात। लेकिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी इतनी ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं होती। ये बात मैंने आपसे पहले ही क्लियर कर ली थी। मैंने ये डायग्राम बताते समय ही आपको बोला था कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में या इंफ्रारेड रेज की एनर्जी लेवल कम होता है एज़ कम्पेयर टू विजिबल लाइट, और यूवी लाइट से तो काफ़ी कम होता है। इसीलिए जो भी एनर्जी यहाँ पे आई वो अब ट्रांजिशन कराने में कामयाब नहीं होगी। देखिए, ये नहीं होगा कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये ऊपर हायर ऑर्बिटल में चला जाए, नहीं, ये नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। तो क्या होगा फिर, जब भी इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा कोई मॉलिक्यूल या कुछ भी, तो क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ बॉन्ड का वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। क्या होगा, बॉन्ड सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। अब आपको पता है, सपोज करिए ये इस तरीके का बॉन्डिंग है, ये
ये इस तरीके की बॉन्डिंग है। अब बस ये क्या होगा, बॉन्ड जो है वो कम ज़्यादा इस तरीके से वाइब्रेट होना शुरू होगा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, एक GIF के फॉर्म में भी उसको सिखा दूंगा कि वाइब्रेशंस का मतलब क्या होता है, तो बने रहिएगा। मैं आपको क्लियर कर दूंगा एनिमेशंस GIFs के थ्रू कि क्या होता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे बस क्या हो रहा है, बॉन्ड का वाइब्रेशन हो रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन सा देखने को मिले। वाई? बिकॉज द एनर्जी इज़ वेरी लो। जितनी भी एनर्जी यहाँ पे हो रही है वो काफ़ी कम है, इसीलिए हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या फिजिकल बेसिस है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल है, ट्रांजिशनल का एग्जाम्पल नहीं है, वाइब्रेशनल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ भी लिखी दी है कि डज नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नॉट प्रेजेंट ओवर हियर। उतनी ज़्यादा एनर्जी ही नहीं पाई जाती। अब नेक्स्ट, ऑल बॉन्ड्स विद इन अ मॉलिक्यूल दे कैन वाइब्रेट। जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो वाइब्रेट कर पाने में सक्षम होंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं एक GIF के थ्रू कि जो बॉन्ड के वाइब्रेशंस कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए यहाँ पे 2 GIFs लेकर के आया हूँ, जहाँ पे मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और जो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है। इसके अलावा बेंडिंग भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे कि मैं अभी पॉइंटर से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है, यानी कि जितना ये वाला ग्रीन वाला जो एटम है वो पीछे जा रहा है, उतना ही ये भी पीछे जा रहा है, ये वाला ग्रीन वाला। जितना ग्रीन वाला आगे जा रहा है, ये वाला, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। दैट मीन्स 1 और 2 साइमल्टेनियसली, जो जितना पीछे जा रहा है अगला वाला भी उतना ही पीछे, जो जितना आगे अगला वाला भी उतना ही आगे। ठीक, सेम वे में यहाँ पर भी सिमेट्रिकल, यहाँ पर देख सकते हैं इधर भी सिमेट्रिकल स्ट्रेच हो रहा है। अब देख सकते हो जो ये जितना पीछे जा रहा है उतना ये भी पीछे जा रहा है। बेंडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे आप बेंडिंग देख सकते हो। तो ये देख रहे हो, यहाँ पे ये एंगल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ द बॉन्ड था वहाँ पे मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन ऑफ द बॉन्ड में मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, अब एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग देखिए। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में ये वाला ऑक्सीजन अगर कार्बन से दूर जा रहा है तो ये वाला नज़दीक आ रहा है, इसी को मैं एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बोलता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग देखी, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग देखी, और यहाँ पे आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। जैसे कि मैंने अभी वीडियो में भी आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में नॉर्मल कंडीशंस में या इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में वहाँ पे जो बॉन्ड का जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी या डाइपोल मोमेंट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल स्ट्रेच होगा तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा और वो इंफ्रारेड एक्टिव हो जाएगा, इस कंडीशन में एक्टिव हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो यही चीज़ की मैं बात कर रहा था। उम्मीद है कि ये जो GIFs हैं उनसे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ होगा। तो चलिए वापस चलते हैं वीडियो के ऊपर। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आपने देख लिया कि वाइब्रेशंस कितनी तरीके के होते हैं, तो जैसा कि मैंने दिखाया भी कि वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग तरीके से हो सकते हैं और बेंडिंग के तरीके से हो सकते हैं। स्ट्रेचिंग मतलब ऐसे 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 हो रहा हो, बेंडिंग मतलब क्या हो रहा हो, वो झुक जा रहा हो, ऐसे 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 कुछ इस तरीके का हो रहा हो। ठीक, तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग का कॉन्सेप्ट, स्ट्रेचिंग मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसे ऐसे हो रहा होगा, बेंडिंग ऐसे ऐसे इस तरीके से कुछ होने देखने को आपको मिल रहा होगा। ठीक, तो आपने वीडियो देख ही लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा है, इट अकर्स अलोंग द लाइन ऑफ द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, अब जैसे ये केमिकल बॉन्ड है, मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ, ये केमिकल बॉन्ड है, तो इसी के अराउंड ऐसे आगे पीछे इस तरीके से ही हो रही होगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग इट डज नॉट अकर अलोंग द लाइन ऑफ केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे जैसे देखिए, ये स्ट्रेचिंग हमेशा, जैसे ये A और B एक बॉन्ड के सहायता से जुड़े हुए हैं, तो जो भी इनके बीच में स्ट्रेचिंग हो रही होगी वो इसी बॉन्ड के जो लाइन ऑफ केमिकल बॉन्ड है इसी पे हो रही होगी। ऐसे ही जा सकते हैं, A पीछे जा सकता है, B पीछे जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि A उठ करके यहाँ चला जाए या B उठ करके यहाँ आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ये कब हो सकता है? ये बेंडिंग के केस में हो सकता है। जैसे ये C है और इससे A भी जुड़ा हुआ है, A B भी जुड़ा हुआ है, तो A इधर 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 मूव कर सकता है, B इधर 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 उधर मूव कर सकता है। तो ऐसे मूव करने में क्या हो रहा है, ये अपना जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी लाइन में मूव नहीं कर रहे। लाइन में मूव करते तो कैसे करते? A ऐसे जा सकता था, C ऐसे जा सकता था, बट ये हो नहीं रहा। ठीक, तो ये डिफरेंस है आपके बेंडिंग और किसमें? स्ट्रेचिंग में। ये आपका मेजर डिफरेंस है। मुझे लगता है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, CH बॉन्ड। ठीक, काफ़ी कॉमन बॉन्ड है CH बॉन्ड। अब CH बॉन्ड में क्या होता है? लेट अस कंसिडर द स्ट्रेचिंग बॉन्ड वाइब्रेशन। यहाँ पे CH बॉन्ड में हम स्ट्रेचिंग बॉन्ड वाइब्रेशन को कंसिडर करते हैं। स्ट्रेचिंग में क्या है? ये जो लाइन है बॉन्ड की, उसी के अलॉन्ग यहाँ पे मूवमेंट होगा, उसी के अलॉन्ग स्ट्रेचिंग होगी। कार्बन इधर जा रहा है, हाइड्रोजन इधर जा रहा है, कार्बन वापस आ रहा है, हाइड्रोजन वापस आ रहा है, या फिर एक नॉन सिमेट्रिकल भी मूवमेंट हो सकता है, उसके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। अब इनके बीच की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो वाइब्रेशन होने का जो फ्रीक्वेंसी है, जो कितने दफ़ा वाइब्रेशन हो रहा है गिवन यूनिट टाइम में, उसको यहाँ पे नापा गया। सपोज 9 × 10⁻13 सेकेंड्स है। मतलब जो बॉन्ड है वो वाइब्रेट कर रहा है 9 × 10⁻13 सेकेंड्स, इतनी बार वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर। ठीक, अब अगर ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, इफ़ द सेम फ्रीक्वेंसी ओनली, अगर हम यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन ऐसी डालें जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की हो, जिस फ्रीक्वेंसी से ये बॉन्ड वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर मैं यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन डालूं, तभी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, अदरवाइज एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। किसको नहीं होगी? इस बॉन्ड को एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। कहाँ से नहीं होगी? इंफ्रारेड रेडिएशन से नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक जो आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंसिडेंट की या इंफ्रारेड रेडिएशन इंसिडेंट की, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से बॉन्ड का वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब कि जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी थी, बॉन्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, और जिस फ्रीक्वेंसी से आपने इंफ्रारेड रेडिएशन को इंसिडेंट कराया था, अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो क्या होगा? न्यू एंड इंटेंसिटी ऑफ द बॉन्ड वाइब्रेशन विल इंक्रीज। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। हो सकता है अभी 9 × 10⁻13 था, तो अब बढ़ करके 10 × 10⁻15 हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और उसके साथ के साथ इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड का मतलब जैसे क्या हो गया? अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कि ये इस तरीके से मूव कर रहा है, यूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। अब सपोज करिए इतना एम्पलीट्यूड था पहली बार जब वो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं की थी, लेकिन अब क्या हुआ? ये इतना एम्पलीट्यूड और हो गया, यानी कि इतना एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसका। यहाँ तक मूव करके जा रही थी। क्यों इतना एम्पलीट्यूड बढ़ गया? क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। किसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली? इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। कब एब्जॉर्ब कर सकता है? तभी कर सकता है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी इक्विवेलेंट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन। बात समझ में आई होगी। चलिए, तो ये हो गया। जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, वैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, जब एनर्जी रिलीज आउट होगी, जब ये एनर्जी जो इंफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्ब हुई थी वो रिलीज आउट होगी, तो बॉन्ड विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पैरामीटर्स। ओरिजिनल पैरामीटर्स क्या थे? जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा था, वो जितनी इंटेंसिटी पहले थी वो वापस रिस्टोर हो जाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट, डिफरेंट बॉन्ड्स हैव डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जीज। अब ऐसा नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए, हर बॉन्ड एक ही वाइब्रेशनल एनर्जी शो करे या एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करे, ऐसा नहीं होता। हर बॉन्ड के लिए ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अब क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो जाहिर सी बात है कि इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इनकी अलग अलग होगी। जाहिर सी बात है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा होगा उसी फ्रीक्वेंसी की वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दैट मीन्स हर एक बॉन्ड अलग टाइप की IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑल बॉन्ड्स कैन नॉट एब्जॉर्ब IR रेडिएशन। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब ही कर पाएँ। ऐसा क्यों? सारे बॉन्ड्स क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पाते? अब देखिए क्या रिक्वायरमेंट है।
बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है कि कोई एक बॉन्ड IR रेडिएशन को कब एब्जॉर्ब कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है? तो देखिए, डाइपोल मोमेंट दैट मस्ट चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशन। डाइपोल मोमेंट होना चाहिए और ये डाइपोल मोमेंट चेंज होते रहना चाहिए वाइब्रेशन के दौरान। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। डाइपोल मतलब जहां पे दो पोल्स मौजूद हों। जैसे कि सपोज करिए A और B दोनों ने आपस में बॉन्ड बना रखा है। अब A क्या है, मान लीजिए A जो है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए कम है, या कुछ इस तरीके से मान लीजिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सपोज करिए A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो वो माइनस में है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो प्लस में है। तो अब ये क्या हो गया, दो पोल्स बन गए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ये दो पोल्स देखने को मिल रहे हैं, एक ये पोल है एक ये पोल है। इसी को मैं क्या कह देता हूँ, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट कब देखने को मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ पोलर केमिकल बॉन्ड के अंदर ही आपको डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा, नॉन पोलर के अंदर देखने को नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर का अगर हम एग्जांपल लें, भी आगे हम समझाएंगे भी, नॉन पोलर के केस में क्या होगा, जो दोनों एटम्स जो जुड़े हुए होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई तो क्या होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को सेम तरीके से सेम एनर्जी के साथ खींचेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। और मैंने बताया भी कि एक तो ये डाइपोल मोमेंट होना चाहिए और दूसरा वो चेंज होते रहना चाहिए। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपका इंफ्रारेड रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक। Now, if polar bond vibrates with a particular frequency, bond dipole also vibrates with the same frequency। ये बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि अगर पोलर बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है किसी फ्रीक्वेंसी से, तो वहाँ पे जो डाइपोल होगा, जो डाइपोल फॉर्म्ड होगा, वो भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा। नेक्स्ट, अब मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड डाइपोल का मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिंपल सा, फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं कि बॉन्ड का जो डाइपोल होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? पहला, चार्ज ऑन ईच ऑफ द एटम, दोनों एटम के ऊपर चार्ज कितना कितना है और उनके बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी है। यही आपका डाइपोल का जो बॉन्ड का जो डाइपोल है वो ऐसे ही मेज़र होता है। किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? अगेन, जो चार्जेस हैं दोनों एटम्स के ऊपर और दो उनके बीच में, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ये देखें A और B, इनके ऊपर A के ऊपर कितना चार्ज, B के ऊपर कितना चार्ज और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, यही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड डाइपोल कहलाएगा। ठीक। अब जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेच करेगा वैसे वैसे बॉन्ड का डाइपोल बढ़ता जाएगा, घटेगा बॉन्ड का डाइपोल कम होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा होगा। नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी एट विच द डाइपोल इज चेंजिंग, मतलब जो इनकमिंग रेडिएशन है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन अंदर आ रही है, जो किसी एक पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ने जा रही है, अगर इस इंफ्रारेड रेडिएशन की वैल्यू जिस फ्रीक्वेंसी से ये बॉन्ड में जो डाइपोल चेंज हो रहा है, अगर इंफ्रारेड रेडिएशन का वैल्यू उसके बराबर हो जाती है, जिस फ्रीक्वेंसी से बॉन्ड का डाइपोल चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन होगा। अन्यथा कोई भी बॉन्ड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। समझ लीजिए बात को। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बॉन्ड हमेशा किसी इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बॉन्ड का डाइपोल चेंज हो रहा है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, उसी फ्रीक्वेंसी की इंफ्रारेड रेडिएशन आनी चाहिए। ठीक, तभी एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। नेक्स्ट आते हैं कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। उसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। अब इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब हो पा रहा है कि नहीं, उस बेसिस पे हम चीज़ों को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक IR इनएक्टिव और एक IR एक्टिव। जो मॉलिक्यूल्स IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं उनको हम IR एक्टिव कह देते हैं। जो मॉलिक्यूल्स नहीं एब्जॉर्ब करते पाते उनको हम IR इनएक्टिव कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस दैट डू नॉट गिव राइज टू IR एब्जॉर्प्शन। ऐसे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो IR एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते, फॉर एग्जाम्पल H2, N2, O2, ये क्या है? ये आप देख पा रहे हो, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या है, ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स हैं। आप खुद कह सकते हो कि सर ये तो नॉन पोलर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या डाइपोल देखने को मिल रहा है? नहीं, डाइपोल देखने को नहीं मिल रहा है। ये दोनों सेम एटम्स हैं, और सेम एटम्स हैं तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो सेम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो डाइपोल तो बना नहीं, डाइपोल बना नहीं तो चेंज होने का सवाल नहीं उठता, तो ये देयर इज नो डाइपोल। इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल नॉट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। लेकिन अगर मैं बात करूं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में डाइपोल मोमेंट चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। तो एग्जाम्पल CO2 है और ये IR एक्टिव होता है, इंफ्रारेड एक्टिव होता है, यानी कि यहाँ पे IR एब्जॉर्प्शन होगा, हो सकता है या होगा कहना चाहिए। तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, चलिए इसको देखते हैं। अब all molecules have permanent dipole moments are also not IR active। देखिए, अगर कोई एक मॉलिक्यूल है और उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टिव हो, ऐसा IR एक्टिव हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि डेफिनेशन में है कि उसका डाइपोल मोमेंट वेरी करना चाहिए विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। बार बार डाइपोल मोमेंट चेंज करते रहना चाहिए। अगर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट बना हुआ है तो वो हमारी डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, IR एक्टिव नहीं हो पाएगा। IR एक्टिव में होने की कंडीशन क्या है कि जैसे जैसे बॉन्ड का वाइब्रेशन हो रहा है उस वैसे वैसे डाइपोल भी चेंज होते रहना चाहिए। अब देखिए, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग मस्ट कॉज अ चेंज इन द डाइपोल मोमेंट, यही मैंने अभी आपको बताया। It is also possible that for a molecule having zero dipole moment show temporary dipole moment due to specific molecular vibrations। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा सर CO2 का तो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। हाँ, जीरो होता है, लेकिन जब इसका वाइब्रेशन हो रहा होगा तो वाइब्रेशन होने के दौरान टेम्पररी कंडीशन में क्या होगा, टेम्पररी फेजेस में ऐसा क्या होगा कि अलग अलग वाइब्रेशन की वजह से या नॉन सिमेट्रिकल वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन सिमेट्रिकल वाइब्रेशन या नॉन सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की वजह से यहाँ पे एक ट्रांजिएंट डाइपोल मोमेंट बन करके आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, देखिए, मतलब ये हुआ कि CO2 का भाई डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, ये हमको पता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये भी, अगर ये पीछे जा रहा है तो ये भी पीछे जा रहा है, ये वाला ऑक्सीजन पीछे जा रहा है तो ये वाला ऑक्सीजन भी पीछे जा रहा है, ये वाला ऑक्सीजन आगे आ रहा है तो ये वाला ऑक्सीजन भी आगे आ रहा है। इस तरीके से अगर होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट इक्विलिब्रियम पे जीरो होगा। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है तब तो बात समझ में आ रही है कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। लेकिन अगर नॉन सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है, अभी मैं बताता हूँ नॉन सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे आप देख के समझ पा रहे होगे कि ये क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है। जैसे जैसे ये वाला ऑक्सीजन दूर जाएगा कार्बन से, ये वाला भी दूर जाएगा। जैसे जैसे ये वाला ऑक्सीजन नज़दीक आएगा कार्बन से, ये वाला भी नज़दीक आएगा। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के केस में हमेशा डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, IR इनएक्टिव होगा, कोई भी इंफ्रारेड रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के दौरान क्या होगा, समझने की कोशिश करिएगा। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के दौरान एक ऑक्सीजन अगर इस कार्बन से दूर जाएगा तो दूसरा वाला ऑक्सीजन इसके नज़दीक जाएगा। अब देखिए, आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए यहाँ पे कि अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है, अनसिमेट्रिकल यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है, तो क्या डाइपोल मोमेंट, चेंज इन डाइपोल मोमेंट अभी भी जीरो रहेगा? नहीं। तो अब कुछ ना कुछ चेंज इन डाइपोल मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही हो रहा है, हर समय नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में ये इंफ्रारेड एक्टिव हो जाएगा। और तो और यहाँ पे बेंडिंग वाइब्रेशंस को तो अभी हम देख ही नहीं रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को देख रहे हैं। बेंडिंग में क्या हो रहा था, कुछ ऐसे 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 हो रहा था। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इस कंडीशन में CO2 आपका इंफ्रारेड एक्टिव नेचर शो कर रहा होगा। अब बात करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा की। देखते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा क्या होता है। अब देखिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा है वो आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम करता है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि वो आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को देख करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे आप जानते हैं अल्कोहल के अंदर OH होता है, एल्डिहाइड के अंदर CHO होता है,
एसिडिक के अंदर COOH होता है ना, इस तरीके की चीज़ें जानते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक कंपाउंड है, अननोन है, आपको पता नहीं है वो कंपाउंड है क्या, उस कंपाउंड का अगर आपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कराया तो आप देख करके उसका जो स्पेक्ट्रा है वो देख करके बता ले जाओगे कि आखिर इसमें फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ठीक, क्या क्या दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जब भी आप स्पेक्ट्रा देखोगे, तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, एक पोजीशन ऑफ द पीक्स और एक वेव नंबर या वेवलेंथ। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूं, यहां पे देखिए ये क्या है, ये पीक्स दिए हुए हैं, ये ट्रांसमिटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे ये पीक दिया हुआ है और ये वेव नंबर दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होगे कि ये वेव नंबर क्या है, अभी तक तो हम लोग वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। वेव नंबर जो होता है वो वेवलेंथ का उल्टा होता है। तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ, यानी कि 1/वेवलेंथ। तो इस पैरामीटर को लाने की क्या जरूरत थी, बेसिकली एक्चुअली न्यू के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा, ठीक, और एनर्जी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा। ठीक, तो हम चाहते थे, साइंटिस्ट चाहते थे कि कोई ऐसा टर्म लेकर के आया जाए जो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इसीलिए ये वेव नंबर का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो वेव नंबर याद रखिएगा आपका हमेशा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने दो पैरामीटर्स आपको बताए, एक तो ये क्या है कि पीक कहाँ पे देखने को मिल रहा है, और दूसरा क्या है कि ये वेव नंबर कितना है इसका या वेवलेंथ कितनी है इसकी, ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है। अभी इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो पोजीशन ऑफ द पीक एंड वेव नंबर और वेवलेंथ, ये दो चीज़ें। अब इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन में पोजीशन क्या है, जैसे कि देखते हैं एनर्जी इन्वॉल्व इन द बॉन्ड वाइब्रेशन। जो एनर्जी बॉन्ड वाइब्रेशन में इन्वॉल्व है, यानी कि बॉन्ड जो वाइब्रेट हो रहा है उसमें कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है, इसको अगर हम पता करने की कोशिश करें तो स्ट्रेंथ ऑफ द किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है बेसिकली, यानी कि जो एनर्जी इन्वॉल्व है बॉन्ड वाइब्रेशन में, जैसे कि CH बॉन्ड वाइब्रेट कर रहा है या CO2 वाला बॉन्ड वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है, तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। अब स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड से मतलब क्या है, आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होती है। यानी कि अब जितना ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर किसी बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूँ तो कितनी एनर्जी निकल के आ रही है, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ट्रिपल बॉन्ड को आपको तोड़ने में ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी लगने वाली है, उसको डिसोसिएट करने में, इसको तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की उससे कम, सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होती है। तो याद रखिएगा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो उतना हायर वेव नंबर को एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जाहिर सी बात है, अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा तो उसका वेव नंबर जो एब्जॉर्प्शन होगा वो अधिक होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मान लीजिए वो जैसे यहाँ पे इस तरफ जो वेव नंबर है वो बढ़ रहा है, तो अगर डबल बॉन्ड है मान लीजिए तो वो 1700 के आसपास एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड होगा मान लीजिए तो वो 3000 के आसपास एब्जॉर्ब कर रहा है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ऐसा है नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप वेव नंबर, किस वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये देख करके बता सकते हैं कि आखिर कितने या ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, इस तरीके की बात है। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर C ट्रिपल बॉन्ड O है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो वो 2143 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर एब्जॉर्ब करेगा। अगर C डबल बॉन्ड O है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो 1715 सेंटीमीटर इनवर्स एब्जॉर्ब करेगा। सिंगल बॉन्ड है तो 1100, यानी कि आप देख रहे हो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी, डबल बॉन्ड में उससे कम और सिंगल बॉन्ड में सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट, मासेस ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व इन द बॉन्ड। अब जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें जो दो एटम्स इन्वॉल्व हैं उनके मास कितने कितने हैं। याद रखिएगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा डिपेंड करती है लाइटर ऑब्जेक्ट के ऊपर रादर देन ऑन द हैवियर वन। लाइटर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो अधिक डिपेंड करती है हैवियर वाले के अपेक्षा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन की बात देखिए यहाँ पे।
यहाँ पे कार्बन और ड्यूटेरियम की देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन की देखिए, कार्बन और क्लोरीन की देखिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ऑक्सीजन, क्लोराइड। अब आप देख रहे हो हाइड्रोजन जो है वो सबसे लाइटेस्ट है, उसके बाद ड्यूटेरियम आ जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाता है, उसके बाद क्लोरीन आ जाता है। तो जितना हल्का है उतनी ही ज्यादा वेव नंबर एब्जॉर्ब कर रहा है। ड्यूटेरियम थोड़ा भारी हो गया, कम वेव नंबर, ऑक्सीजन और भारी और कम, क्लोराइड और भारी और कम वेव नंबर हो गया। तो यही चीज यहां पे लिखी गई है, जितना ज्यादा मास ऑफ द एटम होगा उतना कम वेव नंबर एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर हो गई ये बात? थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, टाइप ऑफ वाइब्रेशन बीइंग ऑब्जर्व्ड। किस तरीके का वाइब्रेशन ऑब्जर्व कर रहे हो, सॉरी स्ट्रेचिंग ऑब्जर्व कर रहे हो या बेंडिंग ऑब्जर्व कर रहे हो। याद रखिएगा बेंडिंग वाइब्रेशंस जो होती हैं, ये वाली जो ऐसे मुड़ने वाली जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज लोअर होती हैं और हाइयर वेवलेंथ होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होगी, बेंडिंग वाले की फ्रीक्वेंसी कम होगी एज कंपेयर टू स्ट्रेचिंग वाली फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग वाली इस वाइब्रेशन के। बेंडिंग की वाइब्रेशन कम होगी, स्ट्रेचिंग की वाइब्रेशन अधिक होगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आईआर एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की। अब आईआर की जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है उसके बारे में यहां पे बात कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सैंपल। अब जितना ज्यादा, अब जो भी मैटर या जो भी मॉलिक्यूल को आपको चेक करना है कि वो कितना आईआर एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी से वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक, तो क्या मतलब है? आईआर एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, उतना ही इंटेंसिटी से वो एब्जॉर्प्शन शो कर रहा होगा। ठीक, अब जैसे कि ये क्यूवेट है या एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, आपका एब्जॉर्प्शन, आईआर एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब चेंज इन डाइपोल मोमेंट जितना अधिक होता जाएगा, मोर इज द चेंज इन द डाइपोल मोमेंट, हायर वुड बी द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन। मैं आपको सिखा चुका हूं, डाइपोल मोमेंट के चेंज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल स्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल स्ट्रक्चर में क्या है, जो मैंने अभी अभी आपको एक ग्राफ दिखाया था उसको रीड करने का बेसिक एक तरीका मैं बता रहा हूँ। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है वो 400 सेंटीमीटर इनवर्स से 650 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, वेव नंबर के आसपास ही रहता है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसका पर्पस क्या होता है? आईआर को आप पढ़ेंगे क्यों या आईआर की स्टडी करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप इसमें फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, आईआर रेडिएशन या आईआर का जो आपने अभी ग्राफ देखा, उसको देख करके आप पता लगा सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। इसके अलावा एक फिंगरप्रिंट रीजन भी उसमें होता है। एक तो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है उस ग्राफ में, और एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है वो 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास रहता है। ठीक, और फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो 1200 से 700 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास रहता है। अब फंक्शनल ग्रुप रीजन जो होता है वो आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि ये फंक्शनल ग्रुप पाया जा सकता है। जैसे कि अगर CH स्ट्रेचिंग होगी वहां पे, अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर CH स्ट्रेचिंग दिख रही होगी तो वो 3200 से 2800 सेंटीमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो कर रहा होगा। या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होंगी तो 1800 से 1600 सेंटीमीटर के आसपास एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ये दोनों को हम डायग्नोस्टिक मार्कर्स बोलते हैं। ये एक साथ देखने को मिलते हैं तो ग्रुप फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं इनको। तो इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज आपके पास होती हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, उनकी मदद से वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे पाया जा सकता है। अब अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट रीजन की, फिंगरप्रिंट रीजन में क्या होता है? यहाँ 1200 टू 700 सेंटीमीटर इनवर्स एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्सेस एंड कंफ्यूजिंग, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। फिंगरप्रिंट रीजन को आइडेंटिफाई करना या डेसिफर करना काफ़ी मुसीबत भरा काम है। और इसमें हर एक जो कहने का मतलब ईच मॉलिक्यूल के लिए फिंगरप्रिंट रीजन अलग अलग होगा। जैसे CO के लिए C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N, C सिंगल बॉन्ड H, बेंजीन रिंग, इन सब के लिए फिंगरप्रिंट रीजन अलग अलग होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ फंक्शनल ग्रुप रीजन कौन सा है। तो ये देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप रीजन है। यहाँ पे आपको CH देखने को मिल रहा है, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है इस तरफ कहीं, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1716 के आसपास एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये फिंगरप्रिंट रीजन है। दिस विल बी पिक्यूलियर और दिस विल बी स्पेशल फॉर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक, तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब चाहे CSIR का एग्जाम ले लीजिए, चाहे DBT का ले लीजिए, चाहे गेट का ले लीजिए,
यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं आईआर से। आईआर में पूछा जा सकता है आपसे कि आईआर का पोजीशन कहाँ पे है एज कंपेयर टू इंफ्रारेड। दूसरी चीज़, जो इसका जो फंक्शनल ग्रुप जो रीजन होता है उससे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे ग्राफ दे करके पूछा जा सकता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन अगर ये ग्राफ है तो आप प्रेडिक्ट करिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पाए जा सकते हैं यहाँ पे। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन सीएसआईआर में काफ़ी कॉमन है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो स्टूडेंट आप में से गेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हम लोग गेट के लिए क्लासेस शुरू करने वाले हैं 12 जून से। 12 जून 2023 से क्लासेस शुरू होने वाली हैं और इन क्लासेस में बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो 2 बार रिवीजन है। मतलब क्लासेस ख़त्म होने के बाद हम 2 बार रिवीजन करेंगे। डेली क्लासेस 6 बजे शाम से 7:30 बजे शाम तक होंगी, मंडे टू सैटरडे। संडे आपके टेस्ट होंगे। इसके अलावा डेली के डीपीपीज ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। संडे को जो टेस्ट सीरीज चल रही होगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। डाउट क्लियरिंग सेशन आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। दूसरे एग्जाम्स के लिए भी गाइडेंस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही रूफ के अंदर सब कुछ मिलने वाला है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528 पे। यहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और आप कॉल के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं आप। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ज्वाइन करिएगा क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास केवल 30 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आप ज्वाइन करिएगा और हमारे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।